इंडियन पॉलिटी बेहद अहम हिस्सा सिविल सर्विसेज का या फिर एसएससी का। चलिए देखते हैं क्या क्या होता है इसमें, आगे क्या क्या पढ़ने को मिलता है हमें। फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, तो हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 छोड़ करके सीधा पार्ट 3 से शुरू किया फंडामेंटल राइट्स से। वजह ये भी थी कि आजकल जितने भी इश्यूज़ हो रहे हैं, जिन्हें लेकर के विरोध हो रहा है, उन सब में कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स की बात की जाती है। खैर, तो फर्स्ट सेंटेंस इसका ये है, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो बेसिकली एक बात तो पहले हम लोग क्लियर हो जाए कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, इसमें कुछ यूनिक नहीं है। ऐसा नहीं है जो हमने खुद से लिखा या कुछ ऐसा किया। इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो आपको जो था गवर्नमेंट एक्ट 1935 उससे लिया हुआ है। बाकी दूसरे देशों के भिन्न भिन्न हिस्सों को उठा करके, उनके संविधान के कुछ कुछ हिस्सों को उठा करके इसमें डाला गया है। और फिर इस तरीके से अपना जो भारतीय संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव्ड है। वहाँ से लेकर के कुछ मॉडिफाई करके तब अपने यहाँ लगाया गया है। हम ये बात अलग है कि वहाँ का जो फंडामेंटल राइट है उससे भी ज़्यादा इलेबोरेटेड अपने यहाँ का है। इसे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में रखा गया है। सेकेंड लाइन इसका जो इसमें मैंने लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में इसे रखा हुआ है। और इसे मैग्ना कार्टा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, पार्ट 3 को। अब ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 में। खैर, तो अब नेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं। कुछ फैक्ट्स हैं इसके बारे में। क्या फैक्ट्स हैं? तो फैक्ट्स कुछ ये हैं कि ओरिजिनली देयर वेयर 7 फंडामेंटल राइट्स। हाँ, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें टोटल 7 फंडामेंटल राइट रखा गया था। फिर आज के डेट में देखिए तो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आफ्टर 44th अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो 44वां संशोधन हुआ संविधान में इंदिरा जी के काल में, उस वक्त इमरजेंसी वाली चर्चा होती है, आप लोग भी जानते हैं उस वक्त को। तो उस समय राइट टू प्रॉपर्टी जो था, इसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशन के 12वें भाग में भेज दिया गया, पार्ट 12 में। खैर, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने फंडामेंटल राइट्स बचे हैं, कौन कौन से हैं, किस किस आर्टिकल में है, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखते हैं इसके बाद क्या है। फैक्ट्स था ये, और ये आर्टिकल 12। तो आर्टिकल 12 क्या कहता है? इट कंटेन्स डेफिनेशन ऑफ स्टेट रिगार्डिंग द फंडामेंटल राइट्स। जो स्टेट का डेफिनेशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हर इशूज़ पे अलग अलग है। जगह जगह पे स्टेट का डेफिनेशन जो है वो उस हिसाब से दिया गया है। तो फंडामेंटल राइट की जब बात आती है तो इसमें क्या क्या है, आइए देखते हैं। गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी ये केंद्र सरकार की बात कर रहा है। और पार्लियामेंट में कौन कौन आ जाते हैं? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, ये तीनों हो गए। अरे वही अपर हाउस, लोअर हाउस, प्रेसिडेंट। उसके बाद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, यानी कि राज्य सरकार और वहाँ की विधायिका, विधान परिषद, विधानसभा
हाँ, अगर विधान परिषद हो तो। वैसे बता दो कि अभी इस वर्ष आपको आंध्र प्रदेश में जो विधान परिषद था उसे हटा दिया गया, और अब टोटल 6 ही स्टेट्स बचे हैं जहाँ पे कि विधान परिषद अभी है। लोकल अथॉरिटीज़, जैसे कि आपको नगर पालिका, नगर निगम वगैरह। स्टैचुअरी और नॉन स्टैचुअरी अथॉरिटीज़। अच्छा, ये क्या होता है स्टैचुअरी और नॉन स्टैचुअरी अथॉरिटीज़? तो स्टैचुअरी अथॉरिटी मतलब हो गया कि वो बॉडी, वो अथॉरिटी जो कि पार्लियामेंट ने किसी लॉ के थ्रू बना दिया हो। वो इसका वर्णन जो है इस बॉडी का कहीं कोई डिस्क्रिप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो कह सकते हैं कि स्टैचुअरी बॉडी और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर नॉन स्टैचुअरी बॉडी क्या है? तो नॉन स्टैचुअरी बॉडी हो गया जिसका कि जिक्र आपको कॉन्स्टिट्यूशन में है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जिसकी बात करता है कि हाँ ये बॉडी है। स्टैचुअरी बॉडी के तब एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? तो सेबी हो गया। अच्छा, स्टैचुअरी बॉडी की खास बात एक और होती है, ये ऑटोनोमस होता है, ये अपना खुद का लॉ बना सकता है, उसे इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि सेबी जो है वो आपको स्टैचुअरी बॉडी है। नॉन स्टैचुअरी बॉडी में तब कौन से आ जाएंगे? जाहिर सी बात है यूपीएससी वगैरह, ये नॉन स्टैचुअरी बॉडी में है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। फिर क्या कहता है? ए प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। मान के चलिए कि आप गए कोई ऑनलाइन एग्ज़ाम देने, टीसीएस आपका एग्ज़ाम ले रहा है, कंडक्ट करा रहा है, वहाँ पे सेंटर पे प्रॉब्लम हो गई कोई, तो वो जो केस होगा ना, तो वो जो भी मुद्दा होगा, अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो वो गवर्नमेंट को लेकर के होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाटा की बात होगी वहाँ पे, टाटा कंसल्टेंसी की। दिस ऑल आर इंक्लूडेड अंडर द टर्म स्टेट अंडर आर्टिकल 12। तो क्या क्या हो गया इसमें? गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स, लोकल अथॉरिटीज़, स्टैचुअरी और नॉन स्टैचुअरी अथॉरिटीज़, अ प्राइवेट बॉडी और एजेंसी वर्किंग एज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ये सब के सब स्टेट में काउंट हो जाएंगे। तो जिस किसी से भी आपको लग रहा हो कि हाँ आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, आप लोग इसे लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं। हम जाहिर सी बात है। अब अगला क्या है? तो अगला हो जाएगा आपको आर्टिकल 13। अब इसमें क्या क्या आ रहा है? आर्टिकल 13, it declares that all laws that are inconsistent with or in derogation of any of the fundamental rights shall be void। अच्छा, तो ये बात कर रहा है कि कोई भी कानून, चाहे जिस किसी भी बॉडी ने बनाई हो, अगर वो फंडामेंटल लॉ के अगेंस्ट है या उसको ज़रा भी अवॉइड कर रहा है, तो उस कानून के अगेंस्ट आप कोर्ट जा सकते हैं, और वो जो कानून है वो अमान्य हो जाएगा। डेफिनेटली यहाँ भी आपके फंडामेंटल राइट की बात होती है, और उसे कोई भी कानून अगर इनकार कर रहा है आपके फंडामेंटल राइट को, तो वो अमान्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज़ नॉट अ लॉ एंड हेंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके राइट टू प्रॉपर्टी जो था उसे हटा दिया गया। तो वो चूँकि एक लॉ नहीं था, इसलिए उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन आपको मैं बता दूं कि केशवानंद भारती, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, उनका केरला गवर्नमेंट के साथ जो केस था वो इस बेसिस पर कि फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका उल्लंघन हो रहा था वहाँ पे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी बात होती है तो फिर जो अमेंडमेंट है, उस समय अमेंडमेंट को लेकर के ही केस हुआ था, तो वो अमेंडमेंट
अमान्य होगा। एक बात याद रखिए, कोई भी अमेंडमेंट हो वो बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं कर सकता कॉन्स्टिट्यूशन के, और फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। तो फिर राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया, उसको लेकर केस क्यों नहीं हुआ, या फिर कोई कुछ ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि आज हम लोग आर्टिकल 13 तक पढ़ लिए। तो ऐसे ही टोटल आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक था। हम लोग एक एक आर्टिकल की बात करेंगे बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से। आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगली मुलाकात में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, फिर मिलेंगे।